स्विट्जरलैंड। जब भी हम इस देश के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत वादियां ही आती हैं। सही कहा ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इन खूबसूरत वादियों के ठीक नीचे छिपे एक बहुत ही गहरे और हैरान कर देने वाले रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसी जमीनी हकीकत जो बाहर से कभी नजर नहीं आती। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90 लाख। अब दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ स्विट्जरलैंड की कुल आबादी नहीं है, बल्कि ये देश भर में फैले हुए न्यूक्लियर बंकरों में मौजूद एकदम सटीक जगहों की संख्या भी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहाँ के हर एक नागरिक के लिए जमीन के नीचे एक सुरक्षित जगह पहले से ही तैयार है। अब यहाँ एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया में अपनी तटस्थता यानी न्यूट्रल रहने और शांति के लिए मशहूर है, वो आखिर खुद को इतने बड़े पैमाने पर किले में तब्दील क्यों कर रहा है? एक ऐसा राष्ट्र जिसने युद्धों से हमेशा दूरी बनाए रखी, उसने महाविनाश या आर्मागेडन जैसी स्थिति के लिए इतनी व्यवस्थित तैयारी कैसे कर ली? तो चलिए इस राष्ट्रीय किलेबंदी की पूरी कहानी को थोड़ा शुरुआत से समझते हैं। इस जमीनी जुनून की जड़ें नेशनल रिडाउट या रेडियोइट स्विस नाम की एक रक्षा रणनीति में छिपी हैं। इसका बुनियादी आइडिया बहुत ही आक्रामक था। दुश्मन के हमले की स्थिति में अपने ही आबादी वाले मैदानी इलाकों को छोड़ देना और सेना का भारी किलेबंद एल्पाइन पहाड़ों में पीछे हट जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरल हेनरी गुइसन ने स्विट्जरलैंड पर जर्मन आक्रमण, जिसे ऑपरेशन टैननबाम कहा जाता था, उसे रोकने के लिए इसी रणनीति पर जोर दिया था। और ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे 1880 के दशक के रेलवे किलों से शुरू होकर द्वितीय विश्व युद्ध और फिर शीत युद्ध के दौर से गुजरते हुए इस नेटवर्क का लगातार विस्तार हुआ। और फिर 1995 के आसपास आते आते जब सेना का आकार कम होने लगा तो इनमें से कई बंकरों के दरवाजे बंद होने शुरू हो गए। अगर हम इस पूरी रक्षा प्रणाली की रीढ़ की बात करें तो वो ये 3 विशाल किलेबंद कॉम्प्लेक्स थे: सेंट गोथर्ड, सेंट मॉरिस और सरगंजू। ये बस कोई आम शेल्टर नहीं थे। पहाड़ों के बीच पूरी तरह से छिपी हुई तोपें और महीनों तक सैकड़ों सैनिकों को सुरक्षित रखने की क्षमता। मतलब एक तरह से ये अपने आप में जमीन के नीचे बसे हुए हथियारों से लैस शहर थे। अब बात करते हैं सेना से हटकर आम नागरिकों की, कि कैसे हर घर के तहखाने में एक बंकर का होना अनिवार्य कर दिया गया। तो हुआ यूं कि जैसे जैसे शीत युद्ध के दौरान परमाणु हमले का खतरा बढ़ने लगा, स्विस सरकार का ध्यान सेना के साथ साथ आम जनता को बचाने पर आ गया। 1963 के नागरिक सुरक्षा कानून ने तो इसे बिल्कुल अनिवार्य ही कर दिया। यानी जो भी नई आवासीय इमारत बनेगी उसमें गैस फिल्टर और भारी भरकम बख्तरबंद दरवाजों वाला एक मिलिट्री ग्रेड न्यूक्लियर शेल्टर होना ही चाहिए। आज के समय में अगर हम इन बंकरों को देखें तो बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलता है। जरा सोचिए, जिन भारी भरकम ब्लास्ट दरवाजों को परमाणु या रासायनिक हमले से बचने के लिए डिजाइन किया गया था, आज शांति के समय में उनके पीछे क्या रखा है? कपड़े धोने की मशीनें, पुरानी साइकिलें या फिर लोगों के वाइन के कलेक्शन। है ना एकदम हैरान करने वाला विरोधाभास। और इनकी संख्या कोई 100-200 नहीं है, 3,70,000। जी हाँ, पूरे स्विट्जरलैंड में इतने सारे निजी शेल्टर्स मौजूद हैं और इसके साथ ही 5,000 विशाल सार्वजनिक शेल्टर्स भी। उदाहरण के तौर पर ज्यूरिक के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा गुप्त बंकर छिपा है, जिसमें एक साथ 20,000 लोग सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन शीत युद्ध खत्म होने के बाद इन बंकरों का क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे ये बंकर अब बड़े बिजनेस में बदल रहे हैं। शीत युद्ध के बाद जब स्विस सेना ने अपने सैनिकों की संख्या 7.5 लाख से घटाकर 4 लाख की, तो लगभग 1,000 पुराने बंकरों को प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच दिया गया। और लोगों ने इनका क्या गजब का इस्तेमाल किया है। 17 कमरों वाला एक लग्जरी होटल ला क्लोस्ट्रा, सासो सैन गोटार्डो म्यूजियम, कार्ल्टबैक की गुफाएं जहां 2 करोड़ 20 लाख किलो चीज एज किया जा रहा है, और यहां तक कि अंडरग्राउंड मशरूम फार्म भी। युद्ध के लिए बने ढांचे आज शांतिपूर्ण और खूब मुनाफा कमाने वाले उद्योगों में तब्दील हो गए हैं। अब इस आंकड़े को देखिए, 3 करोड़ स्विस फ्रैंक। ये वो भारी भरकम रकम है जो एनर्जी वॉसल ल्यूसर्न नाम की कंपनी ने 1968 के एक पुराने अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स को एक हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर में बदलने के लिए निवेश की है।
माना कि ये बंकर सर्वर्स को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखते हैं, लेकिन इन्फोमेनियाक के थॉमस जैकबसन का ये कोट हमें एक दूसरा नजरिया भी देता है। उनका मानना है कि असली सुरक्षा सिर्फ कंक्रीट की मोटी दीवारों से नहीं आती, बल्कि डेटा को अलग-अलग लोकेशंस और देशों में फैलाने से आती है। यानी ज्योग्राफिक रिडंडेंसी आज के डिजिटल युग में कहीं ज्यादा मायने रखती है। खैर, अब हम इस कहानी की एक और परत खोलते हैं और चलते हैं उन बेहद सुरक्षित और पूरी तरह से प्रतिबंधित एल्पाइन वॉल्स की तरफ। ये जो कॉर्पोरेट वॉल्स पहाड़ों में छिपे हैं, इनकी सुरक्षा का स्तर सच में अकल्पनीय है। ये डिफेंस इन डेप्थ मॉडल पर काम करते हैं। मतलब आल्प्स के पहाड़ों का जो प्राकृतिक अलगाव है, उसका पूरा फायदा उठाया जाता है। पहले तो वहां तक पहुंचने के रास्ते ही बहुत सीमित हैं, फिर बीच बीच में कई चेकिंग जोन्स और अंत में मुख्य वॉल्ट। किसी भी संभावित हमलावर के लिए यहां तक पहुंचने का लॉजिस्टिक सेटअप करना ही अपने आप में लगभग असंभव काम है। और अगर कोई वहां तक पहुंच भी जाए तो उससे इस खतरनाक इंजीनियरिंग का सामना करना पड़ेगा। मेटालिक फाइबर वाला हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, 250 मिलीमीटर से ज्यादा मोटे दरवाजे और सिस्मिक व थर्मल सेंसर्स। इन्हें फेल सिक्योर डिजाइन किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी ने इन दरवाजों पर थर्मल लॉन्स या डायमंड ड्रिल से हमला किया तो ये खुलने के बजाय हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगे। पर इन वॉल्ट्स को दुनिया में सबसे सुरक्षित बनाने वाली चीज सिर्फ इनकी भौतिक बनावट नहीं है। इनकी जो संगठनात्मक सुरक्षा है वो और भी कड़ी है। प्रोटोकॉल इतने सख्त हैं कि कोई भी एक व्यक्ति अकेले इन तिजोरियों को नहीं खोल सकता। इंसानी सुपरविजन और ऑथराइजेशन के नियम उतने ही मजबूत हैं जितने कि इन तिजोरियों के भारी भरकम स्टील के दरवाजे। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ लग्जरी वॉल्स और चीज की गुफाओं पर खत्म नहीं होती। आल्प्स का फिर से हस्त्रीकरण हो रहा है। दुनिया भर में जिस तरह से भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, उसने स्विट्जरलैंड की रणनीति को फिर से बदल दिया है। 2023 में स्विस सेना ने पुरानी किलेबंदी को बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यूक्रेन युद्ध में देखा गया ड्रोन हमलों का नया खतरा। ऐसा लगता है कि 21वीं सदी के इन ड्रोन और हवाई हमलों से बचने के लिए 20वीं सदी की वो जमीन के नीचे छिपने वाली मानसिकता ही शायद सबसे ज्यादा काम आने वाली है। आर्मी डेवलपमेंट के हैंस जेकब ब्रीचन का ये बयान पूरी स्विस मानसिकता को बहुत अच्छे से दर्शाता है। वो लगातार स्थिति का विश्लेषण करते हैं और नई प्राथमिकताएं तय करते हैं। ये उनकी दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। वो अच्छे से जानते हैं कि शांति बहुत नाजुक होती है और इसलिए हमारी तैयारी हमेशा पक्की होनी चाहिए। और अब ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे दुनिया भर में युद्ध के तरीके आधुनिक और खतरनाक होते जा रहे हैं, क्या आने वाले समय में बाकी देशों को भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए स्विट्जरलैंड की तरह जमीन के नीचे रहने की ये भूमिगत जीवन शैली अपनानी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।